लोग सोचते हैं इथिकल हैकिंग सिर्फ एक्सपेंसिव लैपटॉप से होती है। 1 लाख का गेमिंग लैपटॉप, 16 GB रैम, काली लिनक्स और एक प्रोफेशनल सेटअप। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पॉकेट में रखा हुआ एंड्रॉयड फोन सही टूल के साथ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वेबसाइट एनालिसिस, नेटवर्क एनुमरेशन, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, पासवर्ड सिक्योरिटी ऑडिटिंग और बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। और इसी वजह से आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ टूल्स की लिस्ट नहीं देखने वाले हैं। हम समझेंगे कौन सा टूल एक्चुअली काम करता है, कौन सा सिर्फ नाम का फेमस है, कौन सा टूल डायरेक्टली टर्म्स में चल जाता है, कौन सा काली नेट हंटर मांगता है और कौन सा टूल आपको लैपटॉप पर ही यूज करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेट पर लोग बहुत बार बोल देते हैं ये टूल फेसबुक हैक कर देता है, ये टूल इंस्टाग्राम हैक कर देता है। रियलिटी उससे काफी अलग होती है। इस वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ टूल के नाम ही याद नहीं होंगे, बल्कि ये भी पता होगा कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इन्हें किस वर्कफ्लो में यूज करते हैं और अटैकर्स इन्हीं कैटेगरीज के टेक्निक्स का मिसयूज करने की कोशिश कैसे करते हैं, ताकि आप उन स्कैम्स को पहचान सको और खुद को प्रोटेक्ट कर सको। तो लेट्स बिगिन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर गार्ड। मैं हूं अनिल, और अगर आप साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, टर्मक्स या काली लिनक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो बिलीव मी, आज की वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अपनी कॉफी या चाय जो भी पसंद हो ले आओ, कंफर्टेबली बैठ जाओ, क्योंकि आज हम एक एक टूल को सिर्फ देखने नहीं समझने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा, जिससे डिसाइड होगा सीरीज का अगला प्रैक्टिकल किस टूल पर बनेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक भी टूल ऐसा है जिसका नाम ऑलमोस्ट हर बिगिनर ने सुना है, तो वो है Nmap। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादातर लोग Nmap को सिर्फ पोर्ट स्कैनर समझते हैं, और वही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। Nmap सिर्फ पोर्ट्स नहीं देखता है, ये आपको बताता है नेटवर्क में कितने डिवाइसेस एक्टिव हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कौन सी सर्विसेज पब्लिकली एक्सपोज्ड हैं और कौन से पोर्ट्स अननेसेसरीली ओपन पड़े हैं। सोचो एक कंपनी के पास 500 कंप्यूटर्स है। सिक्योरिटी टीम को ये वेरीफाई करना है कि किसी मशीन पर कोई अनवांटेड सर्विस एक्सीडेंटली इंटरनेट पर एक्सपोज तो नहीं हो गई। हर सिस्टम मैनुअली चेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहीं पर Nmap का रोल शुरू होता है। ये सेकंड्स या मिनट्स में एक ओवरव्यू दे सकता है जब ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट में उसे किया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या Nmap टर्मक्स में चल सकता है? गुड न्यूज, हाँ, नेटिव टर्मक्स पैकेज के थ्रू Nmap इंस्टॉल किया जा सकता है, और बेसिक होस्ट डिस्कवरी, पोर्ट स्कैनिंग और सर्विस डिटेक्शन जैसे काफी फीचर्स एंड्रॉइड पर भी यूज किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है। एडवांस्ड स्कैन टाइप्स, रॉ पैकेट्स और कुछ लो लेवल सिक्योरिटी फीचर्स डिवाइस परमिशंस और एंड्रॉइड रेस्ट्रिक्शन की वजह से लिमिटेड हो सकते हैं। अगर आप सीरियस पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो तो काली लिनक्स या काली नेट हंटर का एक्सपीरियंस काफी बेटर रहेगा, क्योंकि अटैक सरफेस को समझे बिना आगे बढ़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना मैप के किसी नए सिटी में घुस जाना। और इसलिए Nmap को इग्नोर करना शायद बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लेकिन नेटवर्क डिस्कवर कर लेना ही काफी नहीं होता। अगर आपको पता चल जाए कि टारगेट पर वेब सर्वर चल रहा है, तो उसके बाद अगला सवाल होता है, अब इस वेबसाइट के बारे में और इन्फॉर्मेशन कैसे निकाले। और यही एंट्री होती है हमारे अगले टूल की। कभी सोचा एक नॉर्मल वेबसाइट से कितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली मिल सकती है? कंपनी के ईमेल एड्रेसेस, सब डोमेन्स, एम्प्लॉय यूजर नेम्स, पब्लिकली इंडेक्स्ड एसेट्स, ये सब कभी कभी इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। और द हार्वेस्टर इसी कैटेगरी का एक पॉपुलर टूल है। ये हैकिंग टूल नहीं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है, और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इसे ऑथोराइज्ड रिकॉनेसेंस के इनिशियल फेज में यूज करते हैं, ताकि पब्लिकली एक्सपोज्ड इंफॉर्मेशन को समझ सके। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी पब्लिक एक्सपोजर को रिव्यू करती है और अननेसेसरी डेटा को हटाती है। टर्म्स की बात करें तो द हार्वेस्टर पाइथन बेस्ड है, इसलिए proot या प्रॉपर पाइथन एनवायरनमेंट के साथ चल सकता है। लेकिन कुछ मॉड्यूल्स एक्सटर्नल APIs और डिपेंडेंसीज पर डिपेंड करती है, इसलिए एंड्रॉइड पर एक्सपीरियंस डेस्कटॉप लिनक्स जितना स्मूथ नहीं होता। और याद रखो, जितनी ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन होगी उतना ही स्कैमर्स के पास सोशल इंजीनियरिंग के लिए मटेरियल हो सकता है। इसलिए कभी भी अननोन ईमेल्स, फेक HR मैसेजेस या सस्पिशियस पासवर्ड रीसेट लिंक्स को लाइटली मत लेना। अब तक हमने नेटवर्क देखा और पब्लिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, लेकिन अगर एक डोमेन के पीछे 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों सब डोमेन्स हो तो उन्हें मैनुअली ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है, और वहीं से असली रिकॉनेसेंस स्पीड अप होना शुरू होती है। अब तक हम नेटवर्क को समझ चुके हैं और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में एक कंपनी की सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होती। कभी कभी एक ही डोमेन के पीछे 100, 500 या हजारों सब डोमेन्स होते हैं, और मैनुअली उन्हें ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सब फाइंडर।
प्रोजेक्ट डिस्कवरी का एक बहुत ही पॉपुलर रिकॉनेसेंस टूल है। ये पैसिव सब डोमेन एन्यूमरेशन करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये इंटरनेट के डिफरेंट पब्लिक सोर्सेस को यूज करके किसी डोमेन से रिलेटेड पब्लिकली नोन सब डोमेन्स आइडेंटिफाई करता है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स, बग बाउंटी हंटर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स रिकॉन फेज में इस टूल को काफी पसंद करते हैं क्योंकि ये फास्ट भी है और लाइट वेट भी। क्या ये टर्मक्स में चल सकता है? अगर आपके पास गो एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है तो हाँ, ये टर्मक्स में रन किया जा सकता है, लेकिन कुछ एपीआईज और इंटीग्रेशंस कॉन्फ़िगर करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कई बार मेन वेबसाइट परफेक्टली सिक्योर होती है, लेकिन कोई फॉरगॉटन सब डोमेन पुरानी सर्विसेज एक्सपोज कर देता है और इसी वजह से सब डोमेन इनोवेशन को इग्नोर करना रिकॉन फेज की सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक माना जाता है। लेकिन सिर्फ पब्लिक सोर्सेस यूज करना हर बार इनफ नहीं होता, कभी कभी और भी डीप रिकॉनेसेंस की जरूरत पड़ती है और वही काम करता है अमास। अगर सब फाइंडर बाइक है तो अमास एसयूवी थोड़ा हैवी लेकिन बहुत पावरफुल। अमास का मेन फोकस है अटैक सरफेस मैपिंग। ये सिर्फ सब डोमेन्स ही नहीं बल्कि उनके रिलेशनशिप्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। इसी वजह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के ऑथराइज सिक्योरिटी असेसमेंट्स में इसका यूज काफी कॉमन है। टर्मक्स सपोर्ट टेक्निकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली फोन पर हैवी लग सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो अमास को लैपटॉप या काली लिनक्स पर यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब इसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अटैक सरफेस जितनी बड़ी होगी उसको सिक्योर रखना उतना ही डिफिकल्ट होता है और इसीलिए बड़ी कंपनीज रेगुलर सिक्योरिटी रिव्यूज करती रहती हैं। अब मान लो आपको 500 सब डोमेन्स मिल गए। क्वेश्चन ये है उनमें से एक्चुअली ऑनलाइन कितने हैं? हर वेबसाइट मैनुअली ओपन करोगे? बिल्कुल नहीं। इसका सॉल्यूशन है HTTPX। नाम सुन के कंफ्यूज मत होना, ये प्रोग्रामिंग वाला HTTPX नहीं है, ये प्रोजेक्ट डिस्कवरी का HTTP प्रोबिंग टूल है। इसका काम सिंपल है, जो होस्ट आपने डिस्कवर किए उनमें से कौन लाइव है, कौन रेस्पॉन्स दे रहा है, HTTPS यूज कर रहा है या नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजीज विजिबल है, ये सब क्विकली आइडेंटिफाई करना। टर्मक्स सपोर्ट की बात करें तो गो बेस्ड होने की वजह से ये भी टर्मक्स में चल सकता है, लेकिन एडवांस्ड नेटवर्किंग ऑपरेशंस, एंड्रॉइड लिमिटेशंस की वजह से डेस्कटॉप जितने फ्लेक्सिबल नहीं होते। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि बग बाउंटी वर्कफ्लोज में कई रिसर्चर्स पहले नाबू यूज करते हैं और उसके बाद डिटेल वेरिफिकेशन के लिए एनमैप। स्पीड और डेप्थ दोनों का अपना रोल है। और अब मान लो वेबसाइट भी मिल गई, पोर्ट्स भी मिल गए हैं, लेकिन क्या वेबसाइट के अंदर कोई हिडन पेज जैसे कि एडमिन पैनल या फॉरगॉटन डायरेक्टरी भी हो सकती है? उसका जवाब अगला टूल देगा। वेबसाइट लाइव मिल गई, पोर्ट्स भी आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन जो होम पेज आप देख रहे हो वो सिर्फ आइसबर्ग के ऊपर वाला हिस्सा हो सकता है। असली इंटरेस्टिंग चीजें बैकग्राउंड में छुपी होती है और उन्हें मैनुअली ढूंढना ना प्रैक्टिकल है ना स्मार्ट। इसलिए हम यूज करते हैं टूल FFUF। FFUF का फुल फॉर्म है फज फास्टर यूफुल। नाम फनी है लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल सीरियस। ये एक वेब फजिंग टूल है। सिंपल लैंग्वेज में ये कॉमन पैथ्स और फाइल नेम्स को टेस्ट करके दिखाता है कि ऑथोराइज टारगेट पर कौन से एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एडमिन पैनल, API एंड पॉइंट्स, अपलोड पेजेस, डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर्स और बहुत कुछ। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इसका यूज हिडन अटैक सरफेस आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। टर्मक्स सपोर्ट की बात करें तो हाँ, ये गो बेस्ड टूल है, इसलिए प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर टर्मक्स एनवायरनमेंट में रन हो सकता है। और साथ में इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप बहुत लार्ज वर्ड लिस्ट यूज करोगे तो फोन का CPU और बैटरी दोनों काफी लोड फील करेंगे। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बेटर रहेगा और कई बग बाउंटी रिपोर्ट्स हिडन डायरेक्टरीज डिस्कवर होने की वजह से ही पॉसिबल हुई हैं। इसलिए होम पेज देखकर कभी एज्यूम मत करो कि बस इतनी ही वेबसाइट है। लेकिन FFUF अकेला ही ऑप्शन नहीं है साइबर सिक्योरिटी में। एक और टूल है जो आज भी लोग यूज करते हैं, गोबस्टर। डायरेक्टरी और DNS इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे ट्रस्टेड टूल्स में से एक माना जाता है। अगर आप पुराने बग बाउंटी राइटअप्स पढ़ोगे तो गोबस्टर का नाम बार बार देखने को मिलेगा। ये लाइट वेट है, रिलायबल है और बिगिनर्स के लिए भी इजी है। क्या टर्मक्स में चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये भी गो लैंग्वेज में लिखा गया है। FFFU वर्सेस गोबस्टर, ये सवाल कमेंट्स में बहुत आता है। सच ये है दोनों एक्सीलेंट टूल्स हैं, डिफरेंस वर्कफ्लो और प्रेफरेंस का होता है। कुछ रिसर्चर्स पसंद करते हैं, कुछ गोबस्टर, और कई लोग सिचुएशन के हिसाब से दोनों यूज करते हैं। चूज द राइट टूल फॉर द राइट जॉब। और अगर तुम सोच रहे हो बस इतने से काम हो जाएगा तो नहीं, एक और टूल है जो इसी कैटेगरी में काफी पॉपुलर है, DIR सर्च। पाइथन बेस्ड डायरेक्टरी स्कैनर है और इसका इंटरफेस बिगिनर्स को काफी सिंपल लगता है, जो हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ऑथराइज सिक्योरिटी असेसमेंट्स में ये भी कॉमनली देखा जाता है। टर्मक्स की बात करें तो हाँ, पाइथन की वजह से प्रॉपर इन्वायरमेंट के साथ रन किया जा सकता है, लेकिन डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते वक्त बिगिनर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है। बात करें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की
तो कभी कभी सिर्फ एक फॉरगॉटन बैकअप फाइल या पुराने टेस्ट फोल्डर सिक्योरिटी इश्यू क्रिएट कर सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर वेब एसेट रिव्यूज करती रहती है। छोटी सी हैबिट बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। अब तक हमने नेटवर्क देखा, सब डोमेन से डिस्कवर किए, लाइव होस्ट आइडेंटिफाई किए, हिडन डायरेक्टरीज भी सर्च कर ली, लेकिन एक वेबसाइट के बारे में और भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पर बनी है, वर्डप्रेस, लैरावेल, रिएक्ट, अपाचे, एनजिंक्स, और वही काम करता है व्हाटवेब। इमेजिन तुम किसी के घर के बाहर खड़े हो, अंदर घुसे बिना तुम्हें पता चल जाए कि घर सीमेंट का बना है, कितने फ्लोर्स हैं और किस कंपनी के लॉक्स लगे हुए हैं। बस वेबसाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। व्हाटवेब वेबसाइट टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंटिंग टूल है। ये पब्लिकली अवेलेबल रेस्पॉन्सेस को एनालाइज करके वेबसाइट के टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में क्लूज कलेक्ट करता है, जैसे CMS, फ्रेमवर्क, सर्वर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बहुत कुछ। टर्म ऑफ सपोर्ट की बात करें तो यस, प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बाद ये स्मूथली रन हो सकता है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। रिमेंबर, फिंगरप्रिंटिंग हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता। कभी कभी वेबसाइट इंटेंशनली अपनी टेक्नोलॉजी हाइड भी करती है। और बात करें इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो प्रोफेशनल रिकॉनेसेंस में टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करने में काफी हेल्प करता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, सिर्फ टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई कर लेना मतलब वल्नरेबिलिटी मिल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर सॉफ्टवेयर वल्नरेबल नहीं होता। अपडेट्स, कॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे अभी तक हमने 10 टूल्स कवर कर लिए। कमेंट करके बताओ इनमें से कितने टूल्स के बारे में तुम पहले से जानते थे, और अगर किसी एक टूल का प्रैक्टिकल डेमो देखना चाहते हो तो उसका नाम भी जरूर लिखना। मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड टूल पर डेडिकेटेड एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा। अब रिकॉन फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब एंट्री होने वाली है उन टूल्स की जिनका नाम सुनते ही हर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अब बात होगी पासवर्ड हैकिंग टूल्स की। और बिलीव में यहाँ से वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब तक हम टारगेट को समझ चुके हैं, नेटवर्क भी देख लिया, वेबसाइट भी एनालाइज कर ली, हिडन डायरेक्टरीज भी मिल गए, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा मिथ्स भी हैं और सबसे ज्यादा फेक वीडियोस भी, पासवर्ड हैकिंग। सोशल मीडिया पर तुमने भी जरूर देखा होगा, फेसबुक हैक इन 2 मिनट्स, इंस्टाग्राम पासवर्ड क्रैक, अनलिमिटेड पासवर्ड हैकर। रियलिटी क्या है कि प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी इससे बिल्कुल अलग होती है, और इसी डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं हाइड्रा, जो कि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लॉग इन ऑडिटिंग टूल्स में से एक है। लेकिन इंटरनेट ने इस टूल की इमेज थोड़ी खराब कर दी है। रियलिटी ये है, हाइड्रा का पर्पस है ऑथराइज्ड लॉगिन सिक्योरिटी टेस्टिंग। मान लो एक कंपनी अपने इंटरनल पोर्टल की सिक्योरिटी ऑडिट करवाना चाहती है। वो चेक करना चाहती है कि वीक पासवर्ड्स या पुअर ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज की वजह से कोई रिस्क तो नहीं। ऐसे ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट में हाइड्रा जैसे टूल्स का यूज करके सिक्योरिटी टीम्स अपने डिफेंसेस इवेल्युएट करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भी अकाउंट का पासवर्ड मैजिकली निकाल देगा। अगर अकाउंट पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, रेट लिमिटिंग है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे हैं, तो हाइड्रा का काम बहुत डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल हो सकता है। इसलिए आज की मॉडर्न सिक्योरिटी सिर्फ पासवर्ड पर ही डिपेंड नहीं करती। क्या हाइड्रा टर्मक्स में चल सकती है? हाँ, बेसिक यूसेज के लिए हाइड्रा टर्मक्स में इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन लार्ज ऑथराइज्ड सिक्योरिटी असेसमेंट्स फोन पर प्रैक्टिकल नहीं होते। लैपटॉप या काल लिनक्स ज्यादा सुइटेबल रहता है। और एक एडवाइस, कभी भी अपने इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में सिंपल पासवर्ड मत रखो, क्योंकि पासवर्ड सिक्योरिटी की रेस में अटैकर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं और डिफेंडर्स भी। लेकिन पासवर्ड ऑडिटिंग की दुनिया में हाइड्रा सिर्फ बिगिनिंग है, असली मॉन्स्टर अब आ रहा है। अगर तुम कभी साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, बग बाउंटी टॉक्स या पासवर्ड सिक्योरिटी डिस्कशंस देखोगे, एक नाम बार बार सुनोगे, हैशकैट। हैशकैट पासवर्ड सिक्योरिटी इवेल्युएट करने के लिए इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर टूल्स में से एक माना जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है। सिस्टम्स आइडियली पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करते, वो उनका हैश स्टोर करते हैं। हैश एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ऑथराइज्ड टेस्टिंग्स के दौरान इवेल्युएट करते हैं कि स्टोर्ड हैशेस वीक तो नहीं। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग हैशिंग एल्गोरिथम्स और पासवर्ड पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं। टर्म ऑफ सपोर्ट की बात करें, टेक्निकली लिमिटेड। हैशकैट का असली पावर जीपीयू एक्सेलरेशन से आता है और एंड्रॉइड फोन्स डेस्कटॉप क्लास जीपीयू कंप्यूट प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए बेसिक एक्सपेरिमेंटेशन अलग बात है, लेकिन सीरियस पासवर्ड ऑडिटिंग डेस्कटॉप या डेडिकेटेड हार्डवेयर पर ही की जाती है। कई कंपनीज अपने इंटरनल पासवर्ड पॉलिसीज को इंप्रूव करने के लिए भी पासवर्ड ऑडिटिंग एक्सरसाइजेस करती हैं। ऑब्जेक्टिव पासवर्ड देखना नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है वीक पासवर्ड्स आइडेंटिफाई करना, ताकि एम्प्लॉयज उन्हें स्ट्रॉन्गर पासवर्ड से रिप्लेस कर सकें। और इसी वजह से पासवर्ड मैनेजर यूज करना आज लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुका है। लेकिन हैशकैट के बाद भी एक और लेजेंड बचा हुआ है जो हैशकैट से भी पुराना है और आज भी रिलेवेंट है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में अगर किसी टूल को लेजेंड बोला जाए तो जॉन द रिपर उस लिस्ट में जरूर होगा। ये पासवर्ड ऑडिटिंग टूल कई सालों से सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का ट्रस्टेड कंपेनियन रहा है। हैशकैट और जॉन दोनों का ऑब्जेक्टिव सिमिलर कैटेगरी का है, लेकिन वर्कफ्लो और यूज केसेस
थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स सिचुएशन के हिसाब से टूल चूज करते हैं। क्या ये टर्मक्स में चल सकता है? हाँ, लिमिटेड लेवल तक, लेकिन परफॉर्मेंस डेस्कटॉप लिनक्स जितनी नहीं होगी। और अगर आप लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो तो फोन जल्दी बॉटलनेक बन सकता है। बिगिनर्स को पहले पासवर्ड सिक्योरिटी, हैशिंग, सॉल्टिंग और मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। सिर्फ टूल्स याद कर लेने से साइबर सिक्योरिटी नहीं आती, कॉन्सेप्ट सबसे पावरफुल वेपन होते हैं। वैसे अब तक कौन से टूल्स तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा? हाइड्रा, हैशकैट या जॉन? कमेंट में सिर्फ नाम लिखो, मैं देखना चाहता हूँ साइबर गार्ड आर्मी का फेवरेट टूल कौन सा है। पासवर्ड सिक्योरिटी समझना इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी पासवर्ड में ही ना हो और प्रॉब्लम वेबसाइट के डेटाबेस के इंटरेक्शन में हो, तब वहां एंट्री होती है साइबर सिक्योरिटी के सबसे फेमस वेब सिक्योरिटी टूल्स में से एक की। और बिलीव मी, अगर तुमने एसक्यूएल मैप का नाम सुना है तो तुम्हें इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत मिथ्स भी सुने होंगे। पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, सर्वर्स सिक्योर हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम पासवर्ड में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन के कोड में। और हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां एक सिंपल कोडिंग मिस्टेक कंपनी को करोड़ों का नुकसान करा गई। इसी कैटेगरी की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एक बहुत फेमस टूल यूज करते हैं, एसक्यूएल मैप। वेब सिक्योरिटी की दुनिया का सबसे फेमस ऑटोमेशन टूल्स में से एक है, लेकिन इसके बारे में इंटरनेट पर ज्यादा मिसकंसेप्शंस भी हैं। कई लोग सोचते हैं एसक्यूएल मैप चलाया और वेबसाइट हैक। रियलिटी इतना सिंपल नहीं होता है। एसक्यूएल मैप का यूज ऑथराइज्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग में किया जाता है ताकि डेवलपर्स और सिक्योरिटी टीम्स एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे फ्लॉस आइडेंटिफाई करके उन्हें फिक्स कर सकें। अगर एप्लीकेशंस प्रॉपर्ली सिक्योर है, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज यूज करते हैं और मॉडर्न प्रोटेक्शंस इनेबल्ड हैं, तो एसक्यूएल मैप को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। टर्मक्स सपोर्ट की बात करें तो हाँ, पाइथन बेस्ड होने की वजह से प्रॉपर सेटअप के साथ टर्मक्स में रन किया जा सकता है, लेकिन लंबे टेस्टिंग सेशंस या कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के लिए लैपटॉप ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस रहेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो ओवास्प टॉप 10 में एसक्यूएल इंजेक्शन कई सालों तक सबसे डेंजरस वेब वल्नरेबिलिटीज में काउंट होती रही है। इसलिए आज भी डेवलपर्स सिक्योर कोडिंग पर इतना फोकस करते हैं। और एक बात याद रखना, टूल पावरफुल हो सकता है, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं समझा तो टूल सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप की गई कमांड्स बनकर रह जाएगा। लेकिन डेटाबेस से सब कुछ नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन ये होता है सर्वर ओवरऑल कितना सिक्योर है, और उसका फर्स्ट ओवरव्यू देने के लिए एक और लेजेंडरी टूल यूज होता है, निक्टो। निक्टो एक वेब सर्वर सिक्योरिटी स्कैनर है। ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और नॉन इश्यूज के बारे में सिक्योरिटी टीम्स को इनिशियल विजिबिलिटी देता है। सोचो तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पहले बेसिक हेल्थ चेकअप करता है, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, उसके बाद ही डिटेल टेस्ट लिखता है। निक्टो भी कुछ वैसा ही काम करता है। ये एक इनिशियल असेसमेंट्स देता है। टर्मक्स सपोर्ट की बात करें तो हाँ, इसको डिपेंडेंसीज के साथ सेटअप किया जा सकता है, लेकिन डेस्कटॉप लिनक्स पर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कंपैरेटिवली इजियर होती है। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि निक्टो का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं है। ये एक इनिशियल असेसमेंट टूल है। फाइनल कंक्लूजन कभी भी सिर्फ एक स्कैनर देखकर नहीं निकाला जाता। एक ही टूल पर डिपेंड मत हो। प्रोफेशनल असेसमेंट्स हमेशा मल्टीपल टूल्स और मैनुअल वेरिफिकेशंस के कॉम्बिनेशन से किया जाते हैं। अब मान लो निक्टो ने किसी सॉफ्टवेयर वर्जन की तरफ इंडिकेट किया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली आता है, क्या इस वर्जन के बारे में पब्लिक सिक्योरिटी रिसर्च अवेलेबल है? और इसका आंसर देता है सर्च एक्सप्लॉइट डीबी। नाम सुनते ही कई लोग सोचने लगते हैं बस एक्सप्लॉइट मिल गया, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सर्च एक्सप्लॉइट डीबी का ऑफलाइन सर्च यूटिलिटी है। ये सिक्योरिटी रिसर्चर्स को पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड सिक्योरिटी रिसर्च और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रेफरेंसेस ढूंढने में हेल्प करता है, यानी पहले से पब्लिकली नोन इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से सर्च करना। क्या ये टर्मक्स में चलेगा? लिमिटेड सेटअप के साथ हाँ, लेकिन पूरा एक्सप्लॉइट डीबी मेंटेन करना फोन पर प्रैक्टिकल नहीं होता। लैपटॉप एक्सपीरियंस काफी बेटर रहेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो रेस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी रिसर्चर्स किसी भी पब्लिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को ब्लाइंडली एग्जीक्यूट नहीं करते। सबसे पहले एनवायरनमेंट वेरीफाई करते हैं, वर्जन्स कंफर्म करते हैं और लीगल ऑथराइजेशन इंश्योर करते हैं। यही डिफरेंस होता है प्रोफेशनल और इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर में। अब तक हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक ऐसा फ्रेमवर्क भी है जिसका नाम ऑलमोस्ट हर बिगिनर ने सुना होता है। और अगर तुम साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो तो उसके बारे में जानना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। मैं बात कर रहा हूँ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की। अगर साइबर सिक्योरिटी टूल्स की कोई हॉल ऑफ फेम होती तो मेटास्प्लॉइट उस लिस्ट में जरूर होता। ये सिर्फ एक टूल नहीं, एक कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, और इसी वजह से प्रोफेशनल सिक्योरिटी टीम्स, ट्रेनिंग लैब्स, सर्टिफिकेशन कोर्स और ऑथराइज्ड सिक्योरिटी असेसमेंट्स में इसका नाम बार बार सुनने को मिलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देते हैं, मेटास्प्लॉइट ऑटो हैक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क तभी यूजफुल होता है जब यूजर को नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेब सिक्योरिटी और एक्सप्लॉइटेशन कॉन्सेप्ट्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। टूल नॉलेज और साइबर सिक्योरिटी नॉलेज दोनों
दोनों सेम चीज नहीं होते। टर्मक्स सपोर्ट की बात करें तो टेक्निकली इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन हैवी डिपेंडेंसीज, स्टोरेज और परफॉर्मेंस की वजह से डेस्कटॉप लिनक्स या काल लिनक्स मच बेटर चॉइस होता है। कई साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स मेटास्प्लॉइट सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले nmap, नेटवर्किंग, लिनक्स और वेब फंडामेंटल सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑलवेज बीट्स फ्लैशी टूल्स। सच सच बताना, मेटास्प्लॉइट का नाम तुमने पहली बार कब सुना था? यूट्यूब, कॉलेज या किसी दोस्त से? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम सोच रहे हो कि ब्राउजर खुद सिक्योरिटी का टारगेट कैसे बन सकता है, तो अगला टूल तुम्हारी क्यूरियोसिटी और बढ़ा देगा। अब तक हम नेटवर्क देख चुके हैं, सर्वर्स एनालाइज कर चुके हैं, एप्लीकेशंस को समझ चुके हैं, लेकिन एक चीज है जिसे हम रोज यूज करते हैं, ब्राउजर। क्रोम, फायरफॉक्स, एज या ब्रेव। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कभी कभी अटैक सरफेस सर्वर नहीं, यूजर का ब्राउजर भी हो सकता है। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए मिलते हैं हमारे अगले टूल से, BEEF, ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क। नाम सुनते ही लोग सोचते हैं ब्राउजर हैक टूल, लेकिन रियलिटी उससे काफी डिफरेंट है। बीफ का फुल फॉर्म है ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क। ये प्राइमरली सिक्योरिटी अवेयरनेस, ब्राउजर बिहेवियर एनालिसिस और कंट्रोल लैब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स इसे ब्राउजर बेस्ड अटैक वेक्टर्स को समझने और ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस देने के लिए यूज करते हैं। टर्मक सपोर्ट की बात करें तो थियोरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली फोन पर सेटअप कम्बरसम हो सकता है। डेस्कटॉप लिनक्स या काल लिनक्स पर एक्सपीरियंस काफी बेटर रहता है। इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक की बात करें तो अगर ब्राउजर अपडेटेड है, एक्सटेंशंस ट्रस्टेड है और यूजर अननोन लिंक्स अवॉइड करता है, तो रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। इसलिए ब्राउजर अपडेट करना सिर्फ फीचर के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। अननोन ब्राउजर एक्सटेंशंस, रैंडम APKs और सस्पिशियस लिंक्स, इन तीन चीजों से जितना दूर रहोगे उतना ही सेव रहोगे। अब तक हम वेब सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन अगर टारगेट वेबसाइट ना हो और टारगेट हो वाईफाई नेटवर्क, तब यहीं से शुरू होता है वायरलेस सिक्योरिटी। जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी बिगिनर वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में सर्च करता है, सबसे पहला नाम अक्सर एयरक्रैक NG ही होता है। और इसका रीजन भी है, ये एक कंप्लीट वायरलेस सिक्योरिटी ऑडिटिंग सूट है। इसमें मॉनिटरिंग, पैकेट कैप्चर, एनालिसिस और ऑथराइज्ड वायरलेस सिक्योरिटी टेस्टिंग के मल्टीपल कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन इंटरनेट पर इस टूल के नाम पर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी है। रियलिटी ये है, मॉडर्न WPA2 और स्पेशली WPA3 सिक्योर्ड नेटवर्क्स प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के साथ काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फर्मवेयर अपडेट्स और सिक्योर सेटिंग्स बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या ये टर्मक्स में चलेगा? यहाँ आंसर थोड़ा ट्रिकी है। सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना इनफ नहीं होता। वायरलेस ऑडिटिंग के लिए कंपैटिबल वाईफाई अडेप्टर्स और मॉनिटर मोड सपोर्ट जैसे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से फोन पर इसका प्रैक्टिकल यूज काफी लिमिटेड हो सकता है। डेस्कटॉप लिनक्स या डेडिकेटेड हार्डवेयर ज्यादा सुटेबल रहता है। कई साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस वायरलेस सिक्योरिटी को अलग मॉड्यूल के रूप में पढ़ाते हैं, क्योंकि वाईफाई सिक्योरिटी एक कंप्लीट फील्ड है, सिर्फ एक टूल नहीं। लेकिन हर वाईफाई अटैक पासवर्ड पर डिपेंड नहीं करता। कभी कभी टारगेट होता है राउटर का एक फीचर, और वही फीचर हमें ले चलता है हमारे अगले टूल तक। अगर तुमने कभी अपने राउटर के पीछे एक छोटा सा बटन देखा हो जिस पर लिखा होता है WPS, तो तुम इनडायरेक्टली रिवर के कंसेप्ट से मिल चुके हो। रिवर WPS सिक्योरिटी ऑडिटिंग टूल है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के मॉडर्न राउटर्स में WPS अक्सर डिसेबल होता है। ये एडिशनल प्रोटेक्शंस के साथ आता है। इसी वजह से पुरानी यूट्यूब वीडियोस देखकर आज के राउटर्स के बारे में एजम्पशंस मत बना लेना। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है। टर्मक सपोर्ट की बात करें तो लिमिटेड प्रैक्टिकल वायरलेस ऑडिटिंग के लिए कंपैटिबल हार्डवेयर की जरूरत होती है। फोन अलोन यूजुअली इनफ नहीं होता है। अगर तुम्हारे घर के राउटर में WPS इनेबल्ड है और तुम यूज नहीं करते, तो राउटर सेटिंग्स चेक करके उसे डिसेबल करना एक अच्छी सिक्योरिटी प्रैक्टिस हो सकती है। वायरलेस सिक्योरिटी सिर्फ वाईफाई तक लिमिटेड नहीं है। अगर तुम सेम नेटवर्क के अंदर हो, तो नेटवर्क ट्रैफिक को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसी काम के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल यूज होता है, बेटरकैप। बेटरकैप एक मॉडर्न नेटवर्क एनालिसिस और सिक्योरिटी टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ये नेटवर्क डिस्कवरी, पैकेट इंस्पेक्शन और ऑथराइज्ड लैब एनवायरनमेंट्स में सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए काफी पॉपुलर है। लेकिन नाम देखकर ओवर एक्साइटेड मत होना, ये बिगिनर टूल नहीं है। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, प्रोटोकॉल्स और पैकेट फ्लो समझे बिना बेटरकैप सिर्फ कमांड्स का कलेक्शन बनकर रह जाएगा। क्या ये टर्मक्स में चलेगा? कुछ सेटअप्स पॉसिबल हैं, लेकिन फुल कैपेबिलिटीज के लिए लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट काफी बेटर रहता है। अगर तुम नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बेटरकैप सीखना बहुत ईजी लगने लगेगा, और अगर नेटवर्किंग ही वीक है तो बेटरकैप कंफ्यूजिंग लगेगा। इसलिए टूल से पहले कंसेप्ट हमेशा। वैसे ही अब तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो एक ब्लू हार्ट कमेंट करना। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कितने लोग बिगिनिंग से एंड तक वीडियो
देखते हैं। और बिलीव मी अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब बात होगी डिजिटल फॉरेंसिक्स की, और ये सेक्शंस हर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट को कम से कम एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। सोचा एक कंपनी को पता चलता है कि उनके नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हुई है, सर्वर अभी भी चल रहा है, सिस्टम ऑफ नहीं हुआ, और सिक्योरिटी टीम को ये समझना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस प्रोसेस ने सस्पिशियस एक्टिविटी की, कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में लोडेड था, और अटैक का ट्रायल कहां तक गया। ऐसे सिचुएशंस में लॉग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी रैम सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस बन जाता है। और इसीलिए डिजिटल फॉरेंसिक्स की दुनिया में एक नाम बहुत रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मेमोरी फॉरेंसिक्स फ्रेमवर्क है। ये लाइव मेमोरी डंप्स को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हार्ड डिस्क एक डायरी है तो रैम इंसान की करंट थिंकिंग जैसी है। जो चीज हार्ड डिस्क पर ना मिले कभी कभी मेमोरी एनालिसिस में मिल सकती है। इसी वजह से इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स इस टूल को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। टर्मक सपोर्ट की बात करें तो ऑनेस्टली नहीं, ये डेस्कटॉप क्लास फॉरेंसिक्स वर्कफ्लोज के लिए डिजाइन किया गया है। फोन पर इसका प्रैक्टिकल यूज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, और अगर कोई इंटरनेट पर बोल रहा है वोलाटिलिटी परफेक्टली टर्मक्स पर चलती है तो थोड़ा स्केप्टिकल रहना। कई रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशंस में मेमोरी एनालिसिस ने इन्वेस्टिगेटर्स को इंपॉर्टेंट क्लूज दिए हैं। इसलिए डिजिटल फॉरेंसिक्स साइबर सिक्योरिटी का अलग ही कैरियर पाथ है। लेकिन अगर टारगेट कंप्यूटर नहीं एक राउटर हो, या सीसीटीवी कैमरा, या स्मार्ट टीवी, या आईओटी डिवाइस, तब आजकल हमारे घर में लैपटॉप और मोबाइल ही स्मार्ट नहीं होते। राउटर, सीसीटीवी, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट टीवी, सबके अंदर फर्मवेयर होता है। और फर्मवेयर एनालिसिस के लिए बीनवॉक एक काफी पॉपुलर टूल है। ये फर्मवेयर इमेजेस को इंस्पेक्ट और एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ताकि रिसर्चर्स उन्हें एनालाइज कर सके। टर्मल सपोर्ट की बात करें तो थियोरेटिकली पॉसिबल विद एफर्ट, लेकिन ऑनेस्टली लैपटॉप एक्सपीरियंस ही रेकमेंड करूंगा। फर्मवेयर फाइल्स काफी बड़ी होती है और एंड्रॉइड पर प्रोसेसिंग कंफर्टेबल नहीं रहती। और यहाँ पर मैं आपको एक सिक्योरिटी टिप देना चाहता हूँ, जब भी नया राउटर खरीदो फर्मवेयर अपडेट्स रेगुलरली चेक करते रहो, क्योंकि कई सिक्योरिटी फिक्सेस फर्मवेयर अपडेट्स के थ्रू ही आती है। अब तक हम नेटवर्क, सर्वर्स, एप्लीकेशंस और फर्मवेयर देख चुके हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक ऐसा भी है जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह। भाई फेसबुक कैसे हैक होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे चोरी हो जाती है। रियलिटी मूवीज से काफी डिफरेंट होती है, और इसी अवेयरनेस के लिए एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क यूज होता है, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट सेट। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, ज्यादातर अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हॉलीवुड स्टाइल हैकिंग की वजह से नहीं होते, बल्कि ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होते हैं। वीक पासवर्ड्स, फेक लॉगिन पेजेस, ओटीपी शेयर कर देना, अननोनली लिंक्स पर क्लिक कर देना, या फिशिंग मैसेजेस। सेट यानी सोशल इंजीनियर टूल किट सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग और ऑथराइज्ड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया गया फ्रेमवर्क है। इसका पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस को यह समझाना है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कैसे दिखते हैं, ताकि एम्प्लॉयज उनसे बचना सीखे। और इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई मैसेज आया योर फेसबुक अकाउंट विल बी डिलीटेड या इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो पैनिक मत करना। पहले सेंडर वेरीफाई करो, वेबसाइट का यूआरएल चेक करो, और कभी भी ओटीपी, पासवर्ड या रिकवरी कोड किसी के साथ शेयर मत करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, ये अकाउंट जनरली एक टूल से हैक नहीं हो जाते। स्कैमर्स अक्सर लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। टर्म ऑफ सपोर्ट की बात करें तो सेट डेस्कटॉप लिनक्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। फोन पर सेटअप प्रैक्टिकल नहीं है, और ऑनेस्टली इस टूल को सिर्फ एजुकेशनल लैब और अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए। और फाइनली हमारे लिस्ट का लास्ट टूल, ये शायद सबसे मिसअंडरस्टूड टूल्स में से एक है, गोल्डन-आई। गोल्डन-आई एचटीटीपी स्ट्रेस टेस्टिंग टूल है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस टेस्टिंग और इलीगल डिडोस दोनों सेम चीजें नहीं है। कंपनीज अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करने के लिए ऑथराइज्ड लोड और स्ट्रेस टेस्टिंग करती हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कितना ट्रैफिक हैंडल हो सकता है और परफॉर्मेंस बोटलनेक्स कहाँ है। गोल्डन-आई जैसे टूल्स इसी तरह के लैब इन्वायरमेंट्स और ऑथराइज्ड टेस्टिंग सिनेरियोस में डिस्कस किए जाते हैं। टर्म ऑफ सपोर्ट की बात करें तो टेक्निकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली फोन से मीनिंगफुल स्ट्रेस टेस्टिंग करना रियलिस्टिक नहीं है। डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रीफर्ड होता है। फाइनल लेसन ये है कि हर पावरफुल टूल अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा। डिफरेंस उस इंसान का होता है जो उस टूल को यूज कर रहा है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी सीखो रेस्पॉन्सिबली, इथिकली और लीगली। तो गाइस ये था 25 यूजफुल साइबर सिक्योरिटी टूल्स, और साथ ही ये भी देखा कि इनमें से कौन सा टूल्स टर्म्स में कंफर्टेबली चल सकता है, कौन सा कालनेट हंटर के साथ बेटर एक्सपीरियंस देता है, और कौन सा टूल्स के लिए डेस्कटॉप लिनक्स ही प्रैक्टिकल चॉइस है। मुझे उम्मीद है आज के बाद तुम इंटरनेट पर आने वाले फेक थंबनेल्स, वन क्लिक फेसबुक हैक, इंस्टाग्राम पासवर्ड इन 30 सेकंड्स जैसे क्लेम्स को थोड़ा क्रिटिकल नजरिए से देखोगे। साइबर सिक्योरिटी शॉर्टकट से नहीं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से सीखी जाती है। अब तुम्हारी बारी, कमेंट में सिर्फ एक टूल का नाम लिखो जिसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन तुम नेक्स्ट देखना चाहते हो। जिस टूल का नाम सबसे ज्यादा आएगा उस पर मैं डेडिकेटेड एजुकेशनल लैब वीडियो बनाऊंगा। और अगर इस वीडियो से तुमने एक भी नई चीज सीखी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि और स्टूडेंट्स तक ये
एजुकेशनल कंटेंट पहुंचना चाहिए। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, टर्म्स का लिनक्स और एआई सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो साइबर गार्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बिलीव मी, नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि उनमें हम देखने वाले हैं टॉप लेवल के एआई हैकिंग गैजेट्स। कुछ गैजेट्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में शायद तुमने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। दिस साइबर गार्ड साइनिंग ऑफ।